हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। सबसे पहले आप लोगों का जो लगातार कमेंट आ रहा है एग्ज़ाम को लेकर, तो 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हाँ समस्याएं हैं, मन में एक टेंशन रहती है हमेशा और थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो उस चीज़ को तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन में आपको आई थिंक पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है 18 और 19 जून को, ठीक है। तो आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था पीवाईक्यू को लेकर, लेकिन आपको बताएं पीवाईक्यू आप जाएंगे तो लाइन वाइज आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे सभी। आप अगर मैनेजमेंट के में जाते हो, न्यूट्रिशन साइंस में जाते हो, या फिर आप किसी भी टेक्सटाइल वगैरह जिसकी भी प्लेलिस्ट में आप जाओगे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों के कमेंट थे कि मैम एक बार मतलब मैराथन में करा दीजिए, तो आज हम टेक्सटाइल का मैराथन क्लास करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो हमेशा हम कम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं वो वाला काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय फिर बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो है टेक्सटाइल के मिलने वाले हैं। एक बात सभी लोगों से उम्मीद है भाई, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है जो सब्सक्राइब करने के बाद पता नहीं क्यों अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ऐसी पता नहीं कौन सी मिस्टेक हो जाती है मुझसे, ठीक है। लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधर रही हैं, और जैसी समस्याओं से मैं चल रही थी, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा और आपके क्लास में कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन 1 देखिए, आपके बोर्ड पर दिख रहा है। जब कॉटन को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह ए ऑप्शन है फूलता है, बी ऑप्शन है घुल जाता है, सी ऑप्शन है लाल हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो कॉटन होता है, कॉटन पे सीधे आप रंगाई या कोई भी गीला प्रोसेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? सीधे डायरेक्ट रंगाई या फिर हम डायरेक्ट कोई भी जो गीला प्रोसेस है क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अशुद्धियाँ जो है प्राकृतिक होता है कपास, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि चर्बी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी चर्बी और मोम ये सब पाया जाता है। ये मत सोचिएगा खाली ऊन में पाया जाता है, ठीक है। चर्बी है, मोम है, अपना उनका जो कपास का खुद का रंग होता है वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ टूटे बीज भी होते हैं, टूटे हुए बीज भी होते हैं इसमें। तो ये सारी क्या होती है, एक तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं इसमें, जैसे एक साथ हम रंगाई इसमें एक तरीके की रंगाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें रंग को अच्छे से प्रवेश कराने के लिए क्या किया जाता है, पहले इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, मतलब इसको कास्टिक सोडा में उबाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको कास्टिक सोडा में जब उबालते हैं तो ये क्या होता है, फूल जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी जो भी मैंने बोला। बिल्कुल अगर आपने लाइन से चीज़ को समझी होगी तो ये प्रश्न आपका धोखे में भी गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है 2, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है? अच्छा, ये एक न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ गया। कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत इसमें से माना जाएगा? वसा एवं तेल है, चीनी एवं गुड़ है, फल एवं सब्जियां हैं, या डी है उपर्युक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर फल एवं सब्जियां जो होंगी क्या होंगी, ये क्या होंगी, खाद्य समूह में रेशे का उत्तम स्रोत जो है मानी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या करता है, पाचनशीलता को बढ़ाता है जो रेशा होता है, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। क्वेश्चन है 3, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? गोल सपाट दिखावट प्रकटन में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात हो रही, प्रश्न को ध्यान रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो है प्राकृतिक रेशों का सबसे भरोसेमंद टेस्ट होता है, ठीक है। हालांकि टेस्ट तो बहुत तरीके के होते हैं, पर सबसे भरोसेमंद टेस्ट कोई माना गया है वो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है। तो इसमें ये बताना है कि ऊन की पहचान आप किस तरीके से करोगे। क्या ऊन आपको गोल सपाट दिखावट प्रकटन से, मतलब गोल और सपाट दिखाई देगा, चिकने पृष्ठ के रूप में दिखाएगा, या स्केल्स दिखेंगे, या उपर्युक्त कोई नहीं? तो जब भी आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में ऊन को देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, अनियमित आकार के, ठीक है, अनियमित आकार के, ओके, अनियमित आकार, और साथ ही साथ मोटे तौर पर अगर बात करें तो ये कैसे, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार, और इस चपटे, ठीक है, चपटे स्केल्स, ठीक है, स्केल्स की तरह ये दिखते हैं, ओके। अनियमित आकार के होते हैं, मोटे और बेलनाकार चपटे स्केल्स के रूप में। ये स्केल्स कैसे दिखते हैं, चपटे दिखते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसके अलावा आप जानते हो
ऊन पर स्काउरिंग परिचर्या, साथ ही साथ कार्बोनाइजिंग की जो परिचर्या है वो विशेष तौर पर ऊन पर की जाती है। क्वेश्चन है 4, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, गर्म इस्त्री से प्रेस करके, साबुन के घोल के द्वारा, या उपर्युक्त में से किसी के भी, मतलब इनमें से एक से अधिक। तो लौह के धब्बे जब दूर करने की बात होती है तो हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। लौह के धब्बे ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा क्या होता है, दूर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइबर्स से नेचुरल सॉल्यूबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को पढ़िए। जो फाइबर्स होते हैं उनमें नेचुरल सॉल्यूबल जो इम्प्योरिटी होती हैं, नेचुरल सॉल्यूबल जो नेचुरल प्राकृतिक अशुद्धियाँ, जो प्राकृतिक घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है, उन इम्प्योरिटी को, उन अशुद्धियों को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे इनमें से क्या कहेंगे? डीसाइजिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्काउरिंग। सी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नेचुरल जो अशुद्धियाँ होती हैं ऊन में, खासतौर से ऊन में होती हैं अशुद्धियाँ, ओके, तो ये हटाई जाती है, स्काउरिंग कहलाता है। बकाया ब्लीचिंग में जो होता है सफ़ेद किया जाता है कपड़े को, ठीक है, सफ़ेद कपड़े को पे खास तौर से ब्लीच किया जाता है। और दाग धब्बों में, मतलब सफ़ेद कपड़ों के ही दाग धब्बे आप ब्लीच से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बेस्ट है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं? जो चिकनाई के धब्बे होते हैं, ठीक है, वैसे सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप धब्बा देखो तो सबसे पहले आप उसको देखो कि वो मतलब देखने में कैसा है, मतलब छूने पर कैसा है, ठीक है ना, छूने पे कैसा है, उसकी गंध कैसी है, धब्बे की गंध देखी जाती है, छूने पर कैसा हो रहा है ना। और मतलब स्पर्श द्वारा उसका सूंघ कर हम इस तरीके से क्या करते हैं, दाग धब्बे को पहचानते हैं, ओके। तो यहाँ पर चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं? मुल्तानी मिट्टी, बेंजीन, ग्लिसरीन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पर सभी होगा, ठीक है, सभी। हम मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, बेंजीन का, ग्लिसरीन का, इन सभी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम चिकनाई वाले धब्बे हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 7, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? टेरिलीन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित जो प्रथम रेशा है उसकी बात की जा रही है, तो जो कि रहेगा आपका नायलॉन, क्योंकि ये 20वीं सदी का चमत्कार कहा जाता है। यहाँ पर अगर रेयॉन दिया होता तो वो भी सही होता, लेकिन क्योंकि रेयॉन नहीं है और रेयॉन जो है 19वीं सदी का चमत्कार है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है नायलॉन, तो नायलॉन जो है सबसे अच्छा रेशा माना जाएगा, ठीक है ना। वॉर्स एंड वेयर फाइबर के नाम से जीवन को सुगम या सरल बनाने का काम यह करते हैं। इजी लाइफ फाइबर के नाम से ये जाने जाते हैं। 20वीं सदी के चमत्कार हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? कपास में, रेशम में, पॉलिएस्टर में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रेशम का रेशा सबसे मजबूत व सबसे लंबा प्रकृति का रेशा है, ठीक है, सबसे लंबा व मजबूत प्राकृतिक प्राणिज, ठीक है, प्रोटीन रेशा है, ठीक है, प्रोटीन रेशा है रेशम। और पॉलिएस्टर आप जानते हो रासायनिक है, कृत्रिम है, ठीक है, एस्टर्स होते हैं ये, ओके। तो यहाँ पर आपका जो कपास है यही सबसे छोटा, ठीक है, स्टेपल फाइबर कह लो आप, वनस्पति जगत का रेशा कह लो, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, इसी को हम कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है 9, कपास के बीजों, देखो आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है, क्या इतना ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हो? कर सकते हो। पता है टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि पेपर टफ नहीं है, समझना मेरी बात को। आप ये मत कहना मैम कितनी बड़ी बातें बोल रही हैं बैठ के, ठीक है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पेपर समस्या नहीं है, समस्या है जनसंख्या, सीट्स है कम, ठीक है, सीट्स कम है, ओके। और जो अप्लायर हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, आप जानते हो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो समस्या आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, पेपर हलवा है, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो है सीट और जो अप्लाइड हैं, अप्लाई लाखों में है, ठीक है। और सीट कितनी है? उंगलियों पे गिन लोगे आप कितनी सीट हैं।
और जो सीट इतनी कम, अप्लाइड इतने ज़्यादा हैं, और तैयारी तो जैसे आप कर रहे हो वो वैसे ही और भी बच्चे कर रहे हैं, तो तैयारी तो सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन मान लो किसी में 100 सीट है तो सिलेक्शन तो 100 को ही मिलना है, भले ही 1 लाख तैयारी कर रहे हो। अब क्या 1 लाख में ये 100 ही बच्चे पढ़े लिखे हैं? नहीं, आप भी उन्हीं में आते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, लेकिन एग्ज़ाम क्या होता है, उस एग्ज़ाम के प्रेशर में जो 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे 100 सीट के लिए, वो ऐसे बच्चे होंगे कि उनकी किस्मत वहाँ पर अच्छी निकल गई, जैसे कि उनने आपसे एक क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया धोखे से, जैसे आपने गोला गलत कर दिया, आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, ठीक है, आप वहाँ पर रह जाओगे। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है सीट्स, समस्या है अप्लाई करने वाले लोग। आपका यहाँ पर जो फाइट है वो इन लोगों से है, इनसे नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन से तैयारी की है, ये काम तो आप कर लोगे, एग्ज़ाम आप दे लोगे, लेकिन इनके हिसाब से एग्ज़ाम आप दे लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मतलब इनसे अच्छा माइंड आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो पेपर तो आप देख रहे हो, ये वही प्रश्न है जो हम अब तक आपको पढ़ाते आए हैं मतलब टेक्सटाइल में, सारे बस थोड़ा सा भाषा का हेरफेर है, थोड़ा सा भाषा का हमारा तरीका अपना होता है, इनका तरीका अपना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 है। अब आपको तय करना है, आपको सिर्फ पेपर नहीं यहाँ पर पढ़ना है, आपको ये स्ट्रेटेजी भी बनानी है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है। वहाँ पर ये ना हो एग्ज़ाम में जाकर कि आप जल्दी से आपको आंसर दिखा और आपको लगा रही इसका आंसर यही सही आप करें, नहीं, पहले पूरा पेपर को अच्छे से पढ़ना, ये गलती मत करना। गोले पर ध्यान देना, आपका कौन सा क्वेश्चन है उसी का गोला काला करना है, ठीक है। धोखे में कोई मिस्टेक मत कर देना, वो मिस्टेक आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देगी। और उनमें से चाहे कितने भी बच्चे बिल्कुल अच्छे से करके आए तब भी सिलेक्शन उतने को ही मिलना है जितनी सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, बात सिर्फ पेपर की और तैयारी की नहीं है, बातें और भी बहुत कुछ है, ओके। तो क्वेश्चन 9 है, कपास के बीजों को रेशों से निकलने की प्रक्रिया डैश को कहा जाता है? स्काउरिंग को, गीनिंग को, रेटिंग को, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कपास के बीजों को जब हम रेशों से अलग करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गीनिंग कहते हैं, क्योंकि स्काउरिंग तो कपास का प्रोसेस ही नहीं है, किसका है? ये ऊन का प्रोसेस है, ठीक है। स्काउरिंग तो ऊन पर होती है, ओके। लेकिन जो रेटिंग होती है, रेटिंग किस पर होती है? रेटिंग प्लस देखिए, रेटिंग हो गया, रिपलिंग हो गया, ठीक है, रिपलिंग हो गया, ये दोनों किस पे होती हैं? जूट पर भी होती हैं, लीलन पर भी होती हैं। इसके अलावा स्कचिंग हो गया, स्कचिंग हो गया, ओके, स्कचिंग हो गया। तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं विशेष तौर पर लीलन पर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका तो कॉटन से संबंध ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे भी अगर आपको पता होता तो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गीनिंग ही एक ऐसा प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है जो आपके कपास पर होता है, ठीक है। तो देखा, क्वेश्चन ये टफ नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं है, समस्या जो है वो कुछ और ही है, बस उस पर भी काम करना है, आपको पढ़ाई तो करनी ही है। क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक, और एक काम मेरे लिए कर दें प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत की ना आप लोग कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ाए हुए हो। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशा का उदाहरण है? स्पेंडेक्स है, एक्रिलिक है, लीलन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हम नहीं जानते हैं यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा स्पेंडेक्स, ओके। एक्रिलिक तो ऊन के समान रेशा है लेकिन है सिंथेटिक, ठीक है। ऊन प्राकृतिक है लेकिन जो एक्रिलिक है वो सिंथेटिक है, लेकिन सारे गुण ये किससे लिए हैं? ऊन से लिए हुए हैं। लीलन प्रकृति में वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है जिस पर रेटिंग, रिपलिंग एंड स्कचिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम लीनम यूसीटेडेसियम है, ठीक है ना। और ये यूसीटेई कुल का जो है रेशा है, लीलन यूसीटेई कुल का रेशा है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? विस्कोस है, अजलॉन है, रबर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? निर्मित प्रोटीन रेशे का मतलब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, जिसको मनुष्य ने निर्मित किया है, ना कि प्राकृतिक है, ठीक है प्रोटीन, लेकिन आप इसको विकसित किया गया है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि ये पहले से था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है सही माना गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो आपका अजलॉन है ना और ये रबर और ये जो है पूरे तरीके से कौन से रेशे हैं? ये दोनों कैसे हैं? रासायनिक रेशे के उदाहरण है, ठीक है, रासायनिक रेशों के उदाहरण है। और विस्कोस जो है आप जानते हो, विस्कोस अर्ध सेलुलोजिक रेशे का उदाहरण है, ठीक है। और अगर मैं नाम आपको बताना चाहूँ, अगर आपको मिले तो कॉर्न, ठीक है, कॉर्न और बिकारा,
आई थिंक बिकारा भी इसी में आता है। ये है आपके जो है रासायनिक प्रोटीन रेशे में। कॉर्न मतलब जो मक्के से बनता है, और बिकारा भी एक तरीके का, आई थिंक मेरे हिसाब से बिकारा पे मैं थोड़ा डाउटफुल में हूँ, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है कि ये भी प्रोटीन रेशे का ही उदाहरण है, ठीक है। लेकिन कॉर्न तो कन्फर्म है, ओके। कॉर्न बिकारा एक साथ ही आता है, ये दोनों ही मेरे हिसाब से प्रोटीन रेशे हैं, लेकिन ये रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 12। बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी होती है? सुरक्षा की होती है, आराम की होती है, स्वयं सहायता की होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों के लिए जब भी हम कपड़ों का चुनाव करते हैं, देखो यहाँ पर शिशु तो दिया नहीं है, ठीक है, शिशु तो दिया नहीं है। अगर शिशु दिया होता तो शिशु तो अपनी सहायता बिल्कुल करता ही नहीं है, वो तो डिपेंड होता है पेरेंट्स पर। लेकिन यहाँ पर बच्चा दिया है, तो यहाँ पर अगर डी ऑप्शन होता तो वो सभी हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, और आपसे पूछा भी गया है कि बच्चों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा, तो यहाँ पर आराम माना गया है आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर आराम माना गया। हालांकि यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाता अगर आपके पास ऑप्शन होता तो, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है स्वयं सहायता से भी कपड़े पहनना चाहते हैं, अपने आप भी पहनना चाहते हैं, तो ऐसे भी वस्त्र होने चाहिए जो अपने आप वो पहन सकें। क्वेश्चन है 13। ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है? जलीय घोल, फ्लोरोकार्बन विलायक, पेट्रोलियम विलायक, या उपर्युक्त सभी? तो ड्राई क्लीनिंग में हम पेट्रोलियम विलायक का भी प्रयोग करते हैं, बेंजीन, फ्लोरोकार्बन विलायक, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जल का प्रयोग नहीं करते। तो जलीय घोल ड्राई क्लीन, क्योंकि ड्राई नाम से ही ड्राई है, तो जल का यूज़ यहाँ पर नहीं होता। तो पानी के बिना जो क्लीनिंग होती है वस्त्रों की, उसी को हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। इस समय जो मैं ये क्लास ले रही हूँ ना, मैराथन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मेरे पास मैराथन का सिर्फ एक लोग का कमेंट आया, और एक लोग के कहने पर मैं ये क्लास लेके आई हूँ। आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ठीक है, एक व्यक्ति के कहने से। जबकि मुझे मालूम है इसमें जितने बच्चे देखने आएंगे वो 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं देखेंगे, फिर भी मैं सिर्फ एक बच्चे का मान रखने के लिए ये क्लास जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन करा रही हूँ। ये मेरी क्लास की सच्चाई है। मैं चाहे कितना भी लोगों को अच्छा पढ़ाऊँ, लेकिन समझने का मेरी बात को कोशिश करना। आप लोग 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो शायद ही कोई देखता है। कमेंट चाहे कोई कितने अच्छा करता हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो पूरी देखते हैं, क्योंकि हर किसी का तो बिल्कुल नहीं दिखता है, पर मैं मानती हूँ 90% बच्चा मेरी क्लास में ऐसा आता है जो 10-15 मिनट ही टिकता है, ठीक है। तो फिर भी मैं, आप देखिए, आप एक बच्चे का मान यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, और अगर 2-4 आप जुड़ जाओगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 14। परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं? व्यक्ति को मोटा छोटा दिखाती हैं, व्यक्ति को पतला लंबा दिखाती है, परिधान को मजबूत बनाती हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? परिधान डिजाइनिंग में जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? व्यक्ति को पतला दिखाती हैं, लंबा दिखाती हैं। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि खड़ी रेखा मतलब ये वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, जैसा ताना होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं। यहीं पर अगर तिरछी लाइन होती, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल होती, तो व्यक्ति को मोटा दिखाती और छोटा दिखाती, तब आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पतला और लंबा दिखाएंगी। क्वेश्चन है 15। जूट से बना कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा क्या कहलाता है? कैम्ब्रिक है, साली है, बर्लैप है, वेटस्टे है? तो जूट से बना हुआ, ठीक है ना, जूट से बना हुआ जो आपका कड़ा, भारी और साधारण कपड़ा है वो बर्लैप कहलाता है, ओके। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही होगा। बकाया कैम्ब्रिक जो है सादा बुनाई का कपड़ा है। क्वेश्चन है यहाँ पर 16। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है? सीजिंग कहलाता है, कैडलिंग कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है, या कार्बोनाइजिंग कहलाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जब हम किसी भी रेशे को साफ करते हैं, खासतौर से ऊनी रेशे को, तो उसको हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। और ये तब किया जाता है जब स्काउरिंग करने के बाद भी, ठीक है, स्काउरिंग करने के बाद भी क्या होता है कि बाद भी रेशे साफ नहीं होते, साफ नहीं होते, तब ये कार्बोनाइजिंग किया जाता, ओके, तब कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। बढ़ते हैं आगे। कैलेंडरिंग आप सभी जानते हो। कैलेंडरिंग में क्या होता है? वस्त्र को प्रेस किया जाता है, वस्त्र को प्रेस करते हैं, व्यावसायिक प्रेस का काम यहाँ पर किया जाता है। और सीजिंग में क्या किया जाता है? रेशों को झुलसाकर उनके रुए काटे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 17। जिप बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है? ट्विल का,
सैटिन का, सादी का या फिर लीनो का। यहाँ पर जो रिब बुनाई है किसका रूपांतरण है, तो ये सादी बुनाई का ही रूपांतरण है, ठीक है। रिब बुनाई में क्या होता है, ये सादी बुनाई का ही रूपांतरण है। और रिब के जो कपड़े हैं वो कौन से होंगे, ब्रॉड क्लॉथ और पॉपलिन। ब्रॉड क्लॉथ और पॉपलिन इसी के रिब बुनाई के उदाहरण है पॉपलिन, ठीक है। इसे असंतुलित सादी बुनाई कहा जाता है, असंतुलित सादी बुनाई कहा जाता है, असंतुलित सादी बुनाई कहा जाता है। आ गया सादी बुनाई, ठीक है। असंतुलित सादी बुनाई का ही ये रूप है, इसलिए असंतुलित सादी बुनाई इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ताना मोटा होता है, ठीक है, ताना मोटा होता है और बाना क्या होता है, बाना ये पतला होता है। तो यह संतुलन हो क्या, नहीं हो गया, ताना मोटा है बाना पतला है, तो यह संतुलित बुनाई कही जाती है। ओके, ब्रॉड क्लॉथ और पॉपलिन इसका उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ओके, लीनो बुनाई है डी ऑप्शन पे, जो इसको गाज बुनाई या एस आकार की बुनाई या 8 के आकार की बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 ताने को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, बाने में 2 ताने इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये सरकने वाली नहीं होती, तभी इसमें क्या होता है, पट्टी वगैरह में इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पट्टियों में लगानी पड़ती है गांठ, और गांठ सरकनी नहीं चाहिए। ओके, हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी गांठ लगाएं जो कि गांठ सरके नहीं, फिसले नहीं, तो हम कहते हैं रीफ गांठ लगानी चाहिए। ओके, टुइल को हम तिरछी बुनाई कहते हैं, टुइल को हम कौन सी, तिरछी बुनाई के नाम से जानते हैं। और सैटिन को आप सभी जानते हो, तानामुखी बुनाई ये भी होती है। सैटिन जो होती है इसमें क्या होता है, ताने की प्रधानता होती है, और ये किससे, फिलामेंट से बनाई जाती है। जो सैटिन होती है फिलामेंट से बनाई जाती है। यहीं पर जो आपका साटिन होता है वो स्टेपल रेशो से बनाया जाता है। तो ये सबको आपको मैंने कोशिश की समझाने का। क्वेश्चन है 18, महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है, दाएं से ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दायां, कॉर्नर के ऊपर बायां या फिर कॉर्नर के ऊपर दायां। तो यहाँ पर बाएं से ऊपर दायां मतलब बाएं के ऊपर दायां, ठीक है। जो बटन पट्टी होती है बाएं के ऊपर दायां, मतलब अगर आप बात करोगे जैसे कि अगर स्क्रीन पर मैं बनाऊँ इस चीज़ को, तो ये जो पट्टियाँ हैं, ठीक है, ये पट्टियाँ हुई, और यहाँ पर बाएं के ऊपर दाएं की बात हो रही है। मतलब मैं अपना किस तरीके से समझाऊँ आपको यहाँ पर, तो ये जो बटन है, ये जो बटन है इस वाले हिस्से में लगेंगे, तो मतलब इस साइड के लिए ये होना चाहिए, बायां हिस्सा इधर ही तो आएगा, हाँ, ठीक है। तो ये वाली जाएगी, जब बटन लगाओगे तो आप उसके किसके बाएं के ऊपर चला जाएगा ये वाला हिस्सा। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा, बाएं के ऊपर दायां। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 19, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए, व्यवसाय के आधार पर, मौसम के आधार पर, अवसर के आधार पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो वार्डरोब की योजना जो होती है वो व्यवसाय के अनुसार, मौसम के अनुसार, अवसर के अनुसार। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, वार्डरोब है क्या, ये वस्त्रों का संग्रह इस तरह होता है, वस्त्रों का संग्रहण किया जाता है इस खास तौर से इनमें, ठीक है। संग्रहण, ग्रहण करना मतलब एकत्रित करना, मतलब वस्त्रों को यहाँ पर सही से लगाया जाता है। तो वस्त्र आपके मौसम के हिसाब से भी हो सकते हैं, व्यवसाय के हिसाब से भी हो सकते हैं, और अवसर के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो उन सबको आपको वार्डरोब में ही तो रखोगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 19 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है, कसूती में, सुबेर में, चोप में, या फिर शीशेदार में। तो कौन सी फुलकारी, सबसे पहली बात तो आपको कसूती पता ही है, कर्नाटक की है, तो ये तो आपकी फुलकारी का हिस्सा नहीं, आप ऐसे ही इसको कट कर सकते हो, इसको तो आप ऐसे ही काट दो। सुबेर भी जो है सुबेर भी नहीं होगा यहाँ पर। चोप और शीशेदार ये फुलकारी के ही प्रकार हैं, ठीक है, कसूती को छोड़कर फुलकारी के प्रकार हैं ये। चोप जो है नानी और नानी अपनी नतनी को देती हैं, उसको कहते हैं, ठीक है ना, नानी अपनी नतनी की शादी में देती हैं, अपनी नतनी की शादी में एक शॉल वगैरह जो भी है देती हैं, उसको कहते हैं, ठीक है ना। और शीशेदार जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। शीशेदार फुलकारी जो होती है यहाँ पर में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर, मान लो ये कांच का टुकड़ा है और इसके चारों ओर इसको सिला जाता है ऐसे, ठीक है, परिधि के चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये शीशेदार फुलकारी होगा। ओके, सुबेर क्या है बताइए कमेंट में। सफ़ेद रंग के खद्दर पर क्या बनाया जाता है ये बताइए। नीलक, नीले रंग के खद्दर पे। तिलपात्रा क्या है, ठीक है, तिलपात्रा जो नौकरों को होते हैं, मालिक अपने बच्चे की शादी में देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। सुजनी क्या होता है, सुजनी जो है माता अपनी पुत्री की शादी में एक लाल शॉल गिफ्ट करती है, उसको कहते हैं। तो इसमें बहुत तरीके के टर्म प्रयोग किए जाते हैं। ओके,
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। थर्मोसोल करियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? डिस्पर्स डाई, मिनरल डाई, वेजिटेबल डाई या फिर एनिमल डाई। प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही होगा, डिस्पर्स डाई। ठीक है, थर्मोसोल कैरियर उच्च ताप और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? डिस्पर्स डाई के साथ रंगाई के तरीके हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास सही है नहीं सही है। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही है, और आप लोगों को अगर इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा व्यू तो उन क्लासेस में भी नहीं देते हैं जो हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती हो, तो आप सारी बातें हमें कमेंट में बता दिया करिए खुल के, जिससे कि मुझे भी पढ़ाते समय पता हो कि मैं आपके हिसाब से कैसे काम कर सकती हूँ, जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े। ठीक है, तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि तरीका सही था नहीं था। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही काम करने की कोशिश करूँगी। पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी? करनाल में, ग्वालियर में, पाटन में, कश्मीर में। तो हम सभी जानते हैं पट्टन नामक स्थान पर। ठीक है, गुजरात, हाँ, जो पटोला है गुजरात की पटोला है ना, तो उसी के पट्टन नामक स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये रेशमी कपड़े पर बनाई जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। और जो सुहाग का प्रतीक ये साड़ी मानी जाती है, दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पटोला का एक रूप है घरचोला, जिसे 2024 में GI टैग दिया गया। ओके, गुजरात की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी साड़ी को क्या था, और वर्ष 2013 में भी इसको GI टैग मिला था, इसको बस 2013 में। और एक घरचोला साड़ी है जिसको आई थिंक 2024 में है जो GI टैग मिला है। ओके, बढ़ते हैं आगे। मतलब अक्सर इसे GI टैग मिलता है। क्वेश्चन है, हालांकि GI टैग एक ही चीज़ को बार बार नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई भी काम होता है ना, उसके कई रूप होते हैं। ठीक है, तो घरचोला एक अलग चीज़ हो गई, तो उसको अलग रूप में दिया गया है। बकाया ये जो पटोला थी ये अलग चीज़ थी, तो इसको अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुजरात की ही है और काम थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा मिलता जुलता नहीं होगा, फिर तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आँख वाला तार होता है, जिसके माध्यम से ताना का सूत पिरोया जाता है? और इस आँख को पता है क्या कहते हैं? उस आँख को आइरिस कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आइरिस। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है? करघा जिस पर वस्त्र बनाया जाता है, तकली और चरखा नहीं है, तकली और चरखे पे तो धागा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर करघे की बात हो रही, मतलब वस्त्र निर्माण यंत्र की बात हो रही है, तो उसमें एक ऐसा यंत्र बताना है, एक ऐसा भाग बताना है जिसमें छेद होती है, आँख होती है। ओके, और यहीं पर ताने के सूत को पिरोया जाता है। हीडल है, हॉर्नेस है, सटल है, रीड है। तो ये होता है रीड। रीड में क्या होता है? अच्छा, रीड तो ठोकने का काम करता है ना। यहाँ पर हील्ड सॉफ्ट होगा, ए ऑप्शन सही होगा, हील्ड सॉफ्ट में ऐसा होता है। ठीक है, और हॉर्नेस क्या करता है? हॉर्नेस सटल के लिए रास्ता बनाता है, सटल को गुजारने के लिए रास्ता बनाता है। ओके, हॉर्नेस। सादी बुनाई में जो रिब बुनाई है, सादी बुनाई है, इनमें कम से कम 2 हॉर्नेस की आवश्यकता होती है, कम से कम 2। और जो आपकी टुइल है वो जटिल बुनाई का उदाहरण है, और ओके, जो कि जैकार्ड वगैरह पे बनाई जाती है, उसमें कम से कम 3 हॉर्नेस लगते हैं, इसीलिए जटिल बुनाई हो जाती है वो। और जो आपका जैकार्ड करखा है वो जटिल बुनाई का उदाहरण है, तो इसलिए टुइल बुनाई जो है जटिल है, इसीलिए उस पर बनाई जाती है। बकाया आपकी जो बास्केट बुनाई हो गई, आपकी सादी बुनाई हो गई, आपकी रिब बुनाई हो गई, इनमें 2 हॉर्नेस से काम चल जाता है। सटल जो है आप जानते हो, सटल से पे ही बाना लपटा होता है, और इसी हॉर्नेस ने जो रास्ता बनाया उसमें से ये सटल गुजरता है और एक पिक को पूरा करता है, फिर वापस आता है तो दूसरा पिक पूरा हो जाता है। और रीड जो होता है, रीड क्या होता है? जब बुनाई हो जाती है एक साइड की, तभी रीड क्या करता है? ठोकने का काम करता है, और जिससे वस्त्र जो होता है क्लॉथ बीम पर लपेट जाता है। उसके बाद आती है लेटिंग ऑफ और टेकिंग ऑफ की प्रक्रिया, जिसमें टेकिंग ऑफ क्या करता है? वस्त्र को अच्छे से लपेट लेता है, और लेटिंग ऑफ क्या करता है? ताने को छोड़ देता है, जिससे दोबारा से बुनाई के लिए एक सेड हॉर्नेस और तैयार कर सके, और सटल वहाँ से गुजर सके और अपनी पिक पूरी कर सके। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने जो भी बोला है सब समझ आया होगा। अगर, क्योंकि हर चीज़ जो होती है रिवीजन मांगती है आपसे, जितना रिवीजन करोगे इतना आप धुरंधर होते चले जाओगे। क्वेश्चन 24 क्या है? विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन की निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न कमरों के लिए जब फर्नीचर का आप चयन करो तो निम्न में से कौन सा आधार ऐसा है जिसका ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए? उपयोग के लिए उपयोगिता, कारीगरी की गुणवत्ता, निर्माण तथा परिसज्जा, या डी है अनुकरण।
तो एक चीज़ बताओ, जब भी आप कोई डेकोरेशन भी नॉर्मल भी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तो फर्नीचर को हमेशा की सेट करने की बात कर रहे हो, तो क्या आप हमेशा एक ही अनुकरण, मान लो दूसरे कमरे में जैसे लगाया वैसे ही आप लगाओगे? नहीं भाई, कुछ तो चेंज करोगे, सब एक जैसा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही होगा, अनुकरण जो है नहीं किया जाना चाहिए बार बार। मैं एक बार पानी पी लूँ, मुँह बहुत ज़्यादा सूख रहा है मेरा। क्वेश्चन है 25, अभ्रक और कांच डैश के उदाहरण है। खनिज रेशे के, उत्पादित रेशे के, कृत्रिम रेशों के, या फिर धात्विक रेशे हैं। तो अभ्रक और कांच किस तरीके के रेशे के उदाहरण है? तो ये खनिज रेशे के उदाहरण है, ये ऑप्शन सही होगा। अभ्रक हो गया, कांच हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है ना, तो ये किसके खनिज रेशे के उदाहरण है। अच्छा, खनिज रेशे हैं दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, एक अधात्विक रेशा और दूसरा, पहला होगा धात्विक रेशा, दूसरा अधात्विक, मतलब धात्विक, ठीक है, रेशा और अधात्विक रेशा। तो ये दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। तो धात्विक पूछा जाए तो आपके सोना है, चांदी है, ठीक है, चांदी है, और आपका एल्यूमिनियम है, ये स्टील है, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी धातुओं में आएंगे। लेकिन आपका एकमात्र एस्बेस्टस ऐसा रेशा है जो कि है खनिज, लेकिन आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये धात्विक नहीं है, ये धात्विक नहीं है, ये अधात्विक रेशा है। तो एस्बेस्टस आपका अधात्विक खनिज रेशे का उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, क्या फ़ैन की आवाज़ तो नहीं आ रही आप लोगों को? क्लास में बताइएगा, ठीक है। फ़ैन इसलिए ऑन कर रखा है कि गर्मी में क्लास रिकॉर्ड करना मुश्किल काम हो रहा है। छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉर्डिंग, ओपनिंग, कॉम्बिंग या फिर ड्राइंग। छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से, मतलब छोटे और बड़े तंतु आपके अलग किए जा रहे हैं और उनको समानांतर किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। छोटे हट जाएंगे, बड़े समानांतर हो जाएंगे। समानांतर, करीने मतलब समानांतर होना, ठीक है। रखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कार्डिंग कहेंगे, ओपनिंग कहेंगे, या फिर कॉम्बिंग कहेंगे, या फिर ड्राइंग कहेंगे। तो कार्डिंग में आप जानते हो, कार्डिंग में आपकी वही धूल मिट्टियाँ जो हैं हटाई जाती हैं, ठीक है। ओपनिंग भी नहीं होगा, ओपनिंग तो बाद का प्रोसेस है। जब यहाँ पर होगा कॉम्बिंग में क्या होता है, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग समानांतर कर दिए जाते हैं, बिल्कुल पोनी बना दी जाती है, ओके। और ड्राइंग आउट में बाद में क्या है, रेशे को खींचकर आपके हल्की सी ऐंठन दी जाती है, उसके बाद कताई का प्रोसेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। कार्डिंग जो होता है, यहाँ पर अगर बात करें, कार्डिंग का मतलब होता है कूट कर धूल मिट्टी हटाई जाती है रेशों से। तो ये किसके द्वारा किया जाता था? ये पिंजारे लोग करते थे, ठीक है। पिंजारे लोग किससे करते थे? पिंजारे लोग जो होते थे वो पीजन एक यंत्र होता था, ठीक है। पिंजारे लोग, पीजन एक यंत्र होता है, पीजन, ठीक है। पूछा जाए पीजन किस तरीके का यंत्र है, तो रेशों को कूटा जाता था इससे, ठीक है। तो पीजन की सहायता से, ये जा है, ओके, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। पीजन की सहायता से करते थे ये काम, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 27, कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई कहलाती है टोइल बुनाई, प्लेन बुनाई, बास्केट बुनाई या फिर सैटिन बुनाई। तो कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन की अगर बात हो तो ये किस तरीके की बुनाई में आएंगे? ये आपकी प्लेन सादी बुनाई के उदाहरण है। टेबी है, टपेटा है, बॉयल है, जिंगम है, बटिस्टे है, ये सभी क्या हैं? आपकी प्लेन बुनाई के उदाहरण है, हमने आपको ये बताया भी है, ठीक है ना। आपके गैबर्डीन है, ढलुआ टोइल है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये टोइल बुनाई के उदाहरण बहुत सारे हैं, इसके भी बहुत सारे हैं, ओके। और बास्केट बुनाई आपके मैटी हो गया, मैटी क्लॉथ हो गया, पनामा कढ़ाई, के बहुत सारे बास्केट बुनाई के नाम है। और इसे संतुलित बुनाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ताना और बाना बराबर ही इसमें रखा जाता है, लेकिन इसमें रंग जो होते हैं, ताने और बाने का रंग अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि तभी ये सुंदर दिखाई देता है, बास्केट का डिजाइन दिखाई देता है, ठीक है। और सैटिन अभी हमने बताया था, ताना मुखी बुनाई है ये, और फिलामेंट से बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, प्राकृतिक रेशों में सम्मिलित किए जाते हैं कपास, लीलन और नायलॉन डेक्रोन और कपास लीलन और रेशम नायलॉन और रियोन। प्राकृतिक रेशों में हम किसे सम्मिलित करेंगे? तो कपास, लीलन और रेशम दिया है सी ऑप्शन में, आपके देखिए यही सही होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके नायलॉन दे दिया जो कि रासायनिक है, यहाँ पर भी नायलॉन दे दिया, रासायनिक है, ओके। डेक्रोन भी रासायनिक है, यहाँ भी नायलॉन रासायनिक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पौधे से लीलन प्राप्त होता है? कॉटन से, शहतूत से, फ्लैक्स से या नारियल से?
निम्नलिखित पौधे से लीलन प्राप्त होता है। इनमें से किससे ऐसा है जो लीलन प्राप्त होता है? लीलन जो है फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। फ्लैक्स के पौधे से लीलन की जो है प्राप्ति होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा। कॉटन जो है बीज से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त रेशा है, वनस्पति से ही प्राप्त होता है, सेलुलोजिक रेशा है, ठीक है। और नारियल कोयर, नारियल से कोयर मिलता है, नारियल की जटा के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है। और सहतूत की पत्तियों को खाता है। बॉम्बेक्स मोरी, मतलब सहतूत का पालन किस पर होता है? बॉम्बेक्स मोरी का पालन किस पर होता है? तो सहतूत पर होता है, ठीक है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, डैश को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया है। फैशन को, रुझान को, अपील को, या फिर सनक, जिसे फैड कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो जब कोई भी चीज़ है बड़े समूह द्वारा, ज़्यादा लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है तो उसे हम फैशन कहते हैं, ठीक है, फैशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है 31, चिकनी डैश चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है। सीजिंग है, ब्लीचिंग है, टेंटरिंग है, नक्काशी करना है। तो डैश चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक जो है मानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अभी हमने आपको बताया भी था, यहाँ पर जो क्या होता है, कपड़े को झुलसाया जाता है, गरम गरम बेलनों से गुजारा जाता है, कपड़ा झुलस जाता है, जो रोए होते हैं उनको काट कर झाड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और ब्लीचिंग में कपड़े को सफ़ेद किया जाता है। लीलन पर खासतौर से प्राकृतिक ब्लीचिंग किया जाता है। हरी घास पर चादर जो भी है आपका सफ़ेद कपड़ा जो लीलन का, उसे बिछा दिया जाता है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये प्राकृतिक रूप से कपड़ा सफ़ेद हो जाता है, किसका? लीलन का, ठीक है। टेंटरिंग कपड़ा जो होता है, ग्रे गुड जो कपड़ा होता है, जब बुनाई के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रे गुड, है ना। तो वो कपड़ा जो होता है कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से कैसा भी हो सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे समझो। इसी कपड़े को जब काट कर चारों तरफ से बराबर कर दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं टेंटरिंग, ठीक है। और नक्काशी मतलब एम्बोसिंग करना, ये ताप द्वारा एक डिज़ाइन तैयार की जाती है जिससे कपड़ा फूला फूला दिखता है, वो होती है नक्काशी करना। क्वेश्चन है 32, बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिज़ाइन तत्वों की लाइब्रेरी के साथ डिज़ाइन विवरण की डिक्शनरी प्रस्तुत करता है। स्नैप फैशन, मोडा CAD, मोबिलिटी, या फिर ऑटो CAD। तो ये आपका मोडा CAD भी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। मोडा CAD के नाम से ये जाना जाता है, ओके। एक सेकेंड, इसका ए ऑप्शन सही, स्नैप फैशन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है ना। इसको स्नैप फैशन कहते हैं। ये स्नैप फैशन फैशन उद्योग का क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ये बिल ग्लेजर द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बिल ग्लेजर द्वारा बनाया गया है। और ये क्या होता है? शिक्षण उपयोग के लिए छात्रों के आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। जो छात्र होते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं ना, यहाँ पर कम से कम 3000 डिज़ाइन का समावेशन यहाँ पर किया गया है। 3000 तक डिज़ाइन जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसको स्नैप फैशन कहते हैं। मैंने कहीं मोडा CAD पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी थोड़ा सा। क्वेश्चन है 33, परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से संबंध डैश कहलाता है। संतुलन, अनुपात, समन्वय या प्रभाव, एम्फेसिस। परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से संबंध यहाँ पर क्या कहलाता है, ये बताना है, जिसको हम कहते हैं अनुपात, ठीक है। ए ऑप्शन जो है अनुपात होता है जिसका संबंध सभी से होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 34, दो या दो से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करके तैयार किया गया धागा स्पाइरल धागा, स्लब धागा, ग्रेडल धागा या फिर फ्लॉक धागा किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम कहते हैं ग्रेडल धागा, ठीक है ना। ग्रेडल धागा के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जो स्पाइरल धागा होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसे कॉर्क स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। कॉर्क स्क्रू के नाम से जानते हैं। किसको? स्पाइरल धागा को कॉर्क स्क्रू के नाम से जानते हैं। और इसमें होता है क्या? माप और ऐंठन में भिन्न भिन्न दो धागों का मिश्रण होता है। माप प्लस ऐंठन में भिन्नता होती है, ठीक है। ऐंठन में भिन्न भिन्न दो धागों का मिश्रण ये होता है स्पाइरल धागा, इसे कॉर्क स्क्रू के नाम से जानते हैं। अगर हम स्लब धागे की बात करें तो स्लब धागा में क्या होता है? नियमित स्थानों पर ऐंठन
नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, इसके कसाव को कम कर दिया जाता है। मतलब एक नियमित स्थान पर क्या होगा, जो ऐंठन नहीं होगी, मतलब ऐंठन नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका जो कसाव होगा, ठीक है, पूरी ऐंठन नहीं दी जाएगी। धागे कैसे बनते हैं, ऐंठन देकर बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कसाव दे दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कहीं पर कसाव दे दिया, कहीं पर नहीं दिया, तो इस तरीके से अलग तरीके का यार्न यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका ग्रैंडल धागा जो है सही होगा आंसर। और ये हमेशा महंगे कपड़े, ठीक है, महंगे कपड़ों में प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, महंगे और घरेलू सजावट के कपड़ों में इसका प्रयोग होता है, ओके, ग्रेडल का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 35, कर्नाटक की कसीदाकारी क्या कहलाती है, कांथा कहलाती है, चंबा कहलाती, कसूती कहलाती, फुलकारी कहलाती है। तो फुलकारी तो पंजाब की है, जो गुलकारी से निकली है, ठीक है ना। कसूती ही कर्नाटक की है, हमने आंसर मिल ही गया है आपको। चंबा रूमाल आपका हिमाचल प्रदेश का है, और कांथा आपके कहाँ का है, बंगाल का है, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको आंसर मिल गया सी ऑप्शन, ओके। कर्नाटक की कसीदाकारी कसूती के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है 36, एक फैशन चक्र में वह चरण जहाँ शैली को स्वीकृति मिलती है कहलाता है, परिचय, वृद्धि, शिखर या फिर पतन। एक फैशन चक्र में वह चरण जहाँ पर शैली को क्या मिलती है, स्वीकृति मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा वृद्धि, ठीक है, क्योंकि स्वीकृति मिल रही है तो वृद्धि होगी, ठीक है ना। वृद्धि, सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है ना, उसका इंट्रोडक्शन होता है, फैशन चक्र हो चाहे टेक्सटाइल का, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, परिचय होता है हमारा, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसके बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद शिखर पर जाता है, ठीक है, शिखर पर जाता है, ये शिखर होता है, पीक होता है। उसके बाद लोगों के द्वारा क्या होता है, डिक्लाइन किया जाता है, धीरे धीरे लोग नापसंद करते हैं और फिर उसका पतन हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, वृद्धि। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता है, सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी की रेशों से। तो ढाका की जो मलमल है, ओके, ढाका का जो मलमल है वो सूती रेशों से बना होता है, सूती रेशे ए ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो यही होता है अभी मेरी नज़रों में, मैं क्योंकि आंसर मुझे पता है सूती जैसा है, लेकिन मैं ए पर नहीं जा रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ, यहाँ पर भी ऊनी नहीं है, यहाँ पे भी ऊनी नहीं, सॉरी सूती नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, पर यहाँ नज़र नहीं जा रही है, ठीक है। जब थोड़ा ऊपर किया तब आया नज़र में कि सूती रेशे, क्योंकि यही तो होता है, आंसर हमें पता है, लेकिन हमने क्या किया, जल्दबाजी में हमें आंसर पता है लेकिन हम नज़र आंसर को नहीं दे रहे हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं और हमें जो समझ में आ गया हमने लगा दिया। तो ये गलतियाँ भी एग्जाम में होती हैं, ओके। और कई बार ऐसा होता है कि आंसर हमें वैसे भी पता होता है, लेकिन जब हमें ऑप्शन कोई दिख जाए तो हमें लगता है यही आंसर है, ठीक है। और हमने जो होता है एक्चुअल में, जो हमें पता भी था पहले से, हम उसे देखते ही नहीं है। ऐसी गलतियां जब हमने स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट लगाने किए थे, जब हमने तैयारी शुरू की थी, तो हमने खूब की थी, लेकिन अब थोड़ा अकल आ गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लेकिन तब भी गलतियाँ हो रही हैं। अभी ए ऑप्शन पर मेरी नज़र ही नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ इन 3 ऑप्शन को देख रही थी और ऑप्शन कहाँ है, और जबकि ऑप्शन ऊपर छूट गया। तो ये ब्लाइंड भी हो जाते हैं कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन है 38, उल्टा टाँके को कहते हैं, पर्ल टाँका, मिस टाँका, टक्का टाँका या फिर पर्ल टाँका। अच्छा, उल्टा टाँका पर्ल टाँका कहलाता है। 2 ऑप्शन दिए हैं, ए भी दिया है और डी भी दिया है, तो दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है ना। उल्टे टाँके को पर्ल टाँके के नाम से भी है जाने जाते हैं। साथ ही साथ इस टाँके से किसी भी डिज़ाइन की बाहरी आकृति बनाई जाती है, ठीक है, बाहरी आकृति बनाई जाती है, ठीक है, बाहरी आकृति बनाई जाती है इससे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वो एक टाँका देखा होगा आपने, जब हम लोग क्या करते हैं, सुई डालते हैं, तो हम सुई को क्या करते हैं, जैसे कि अब इसमें मैं नहीं बता सकती, तो इस तरीके से घुमाकर इस तरीके से निकालते हैं कि सुई फिर वहीं पर वापस जाती है जहाँ पर धागा था, फिर यहीं से फिर सुई वापस आएगी, इस तरीके से फिर आगे जाएगी, फिर इस तरीके से फिर आगे जाएगी, मतलब पहले पीछे आती है, फिर आगे के लिए थोड़ा से सुई टाँके से जाती है, इस तरीके से जाता है ये वाला टाँका। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये चीज़ें प्रैक्टिकल वाली हैं जो कि आपको करके दिखाई जाए। क्वेश्चन है 39, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, गुजरात से। तो गुजरात जो है कांथा कढ़ाई की बात हो रही है, बंगाल से आपकी संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा आपका। और पंजाब की फुलकारी अभी बात हुई, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, और गुजरात की और राजस्थान, गुजरात प्लस राजस्थान की कढ़ाइयाँ आप लोगों को कमेंट में लिखनी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अजरक भी राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और पटोला तो एक तरीके की बुनाई है कपड़ों की, जो धागों से बनाई जाती है, वो कढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको कढ़ाई कमेंट में लिखनी है गुजरात की। क्वेश्चन है 40, स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रेयन में या फिर नायलॉन में। स्काउरिंग ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ऊन में होता है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ऊन में स्काउरिंग होता है, रेशम में बेटिंग प्रोसेस होता है,
बेटिंग प्रोसेस किसमें होता है? डीगमिंग प्रोसेस हो गया, डीगमिंग, और डीगमिंग के बाद बेटिंग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गोंद निकल जाता है फिर बेटिंग करना पड़ता है। ओके, और रेयन में, रेयन तो आप जानते हो रासायनिक रेशा है, ठीक है, और नायलॉन भी रासायनिक है, तो उसमें तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से होती है। क्वेश्चन है 41, निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है? हल्दी है, नमक है, कोलतार है, इंडिगो है। तो बैट रंजक का उदाहरण होगा इंडिगो। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो अपहोस्ट्री का जो उपयोग किया जाता है वो फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। जैसे कि मतलब जो अपहोस्ट्री होता है ये कहीं ना कहीं बेडिंग का उदाहरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेडिंग किसे कहते हैं? जिस पर कपड़ा चढ़ा हुआ हो। ओके, बेडिंग किसे कहते हैं? जिस पर कपड़ा चढ़ा हुआ हो। तो यहाँ पर जो बेडिंग का फर्नीचर जो होता है, अपहोस्ट्री मतलब जो सोफे होते हैं आपने देखा होगा उन पर कपड़ा लगा हुआ होता है ना, वही अपहोस्ट्री कहलाता है। अपहोस्ट्री का कोई मतलब ये नहीं कि कोई अलग से कपड़ा आपको उठाना है, नहीं, जो सोफे वगैरह आपके यहाँ होंगे उनमें जो कपड़ा लगा हुआ है वही बेड फर्नीचर, वही अपहोस्ट्री कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, अल्पना कहाँ से है? अल्पना जो है कहाँ से? बंगाल से है, संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, या फिर ये बिहार से संबंधित है। तो जो अल्पना हम सभी जानते हैं बंगाल से संबंधित है, ठीक है आपका। और मधुबनी बिहार से संबंधित है। मधुबनी कला जो है वो कहाँ से? मधुबनी, ये बिहार से संबंधित है, ठीक है, मधुबनी। और उत्तर प्रदेश का चिकनकारी हो गया। राजस्थान की बहुत तरीके की कढ़ाइयाँ हैं जो कि हम किसी जैसे सौराष्ट्र में बहुत तरीके की कढ़ाइयाँ यहाँ पर जो है होती हैं। आपका बीड वर्क जो हो गया, ठीक है, सलमा सितारा वाला काम हो गया। दब का उदाहरण किसका है? राजस्थान का ही है, क्योंकि सलमा सितारा और तार वाली कढ़ाई ये होती है, जो स्प्रिंग के समान तार होते लगाए जाते हैं वो दबका में लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी शाही कढ़ाई हो गई, यहाँ पर म्यो वर्क हो गया। ये बहुत सारे तरीके के वर्क हैं जो मैंने अभी बता दिया, और आपको भी कुछ कमेंट करने हैं अभी। ओके, गुजरात और राजस्थान के अभी मैंने आपको बोला था। क्वेश्चन है 44, परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? आयताकार, वी आकार, यू आकार, या फिर गोलाकार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही माना गया है, ठीक है। परिधानों में जो रफल्ड कॉलर होता है वो यू आकार के गले में लगाया जाता है, सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 45, लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? स्टेपल, स्पन, फिलामेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो फिलामेंट रेशे लंबे रेशे के उदाहरण होते हैं, ओके, जिन्हें हम दीर्घ आकारीय, ठीक है, दीर्घ आकारीय रेशों के नाम से भी जानते हैं, ओके। और स्टेपल जो है छोटे रेशे होते हैं, स्पन यान को भी, स्पन जो होते हैं ये भी छोटे रेशे के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, या प्रसार विशेषज्ञ को? तो सामुदायिक विकास, ठीक है, कार्यक्रम की जो धुरी होता है वो प्रसार कार्यकर्ता होता है। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का एक क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसका भी रिवीजन हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशुओं के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो काम करता है माता और शिशुओं के लिए। क्यों? क्योंकि भाई समुदाय के लिए करता तो है, लेकिन निरोग व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं करता है। भाई निरोग व्यक्ति जो स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, उसके लिए WHO का क्या काम करेगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 48, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वस्त्र कहलाती है, रेशा कहलाती है, तंतु या आड़ू कहलाती है? तो किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी रेशा कहलाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर सही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 49, जब फ्लोट बार पे आर्न बनता है तो डैश कहलाता है? सैटिन बुनाई, साटिन बुनाई, रिब बुनाई, या फिर ए और बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पर जो जब फ्लोट होता है बार पे आर्न से बनता है, बाने से बनता है, तो हम उसको, हमने आपको अभी बताया था, उसको हम क्या कहते हैं? साटन कहते हैं, ठीक है, साटिन। सैटिन तो ताने से बनता है, ठीक है, ये ताने से बनता है, और ये बाने से बनता है, सॉरी ये बाने से बनता है। तो ये बार की ही पूछा है, ठीक है। बार का मतलब तो ताना हो गया, तो फिर सैटिन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन से होगा। बार पूछा है, ये वेफ्ट होता है, ठीक है, तो वेफ्ट नहीं पूछा, बार पूछा है आपसे, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ ए दिया है। क्वेश्चन है 50, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगी? खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। 64 × 60, आप देख रहे हो ताने बाने में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ताने बाने में ज़्यादा अंतर नहीं, तो फिर तो ये अच्छा संतुलन है। जब ज़्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है, मान लो ताना तो आपका क्या है, ज़्यादा है, और बाना आपका कम हो गया, जैसे लीनो है,
लिनो है, गाज बनाई है, तो ये खराब संतुलन, भाई संतुलन तो अच्छा नहीं है। इससे आप पट्टी तो बना सकते हो, पर क्या इसके कपड़े बना के पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हो, ठीक है ना। तो 64 और इंटू मतलब 64 अगर ताने हैं, मैं एक बात कहूँ, और बाने 60 है, तो कोई ज़्यादा फिर अंतर नहीं है। तो ये सही संतुलन, अच्छा संतुलन का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 51, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, ऊन, जूट या फिर लीलन। तो हम इसको जानते हैं अच्छे से, ऊन का ये चरण है। ऊन में क्या करते हैं, ऊन में क्या करते हैं, ऊन जो है उतारी जाती है भेड़ के शरीर से, तो उसको हम कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 52, मेंडरिन क्या है? एक प्रकार का डैश कॉलर है, आस्तीन है, कफ है, योक है। तो मेंडरिन एक प्रकार का क्या है? कॉलर है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 53, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है? धागे की संख्या, धागे की मजबूती, धागे की ऐंठन या फिर धागे की समरूपता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा धागे की संख्या, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार 2021 में पूछा गया है, 2021 में, और एक बार एक पुराने एग्जाम में पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 54, एस्बेस्टस डैश है? प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा या मानवकृत खनिज रेशा। तो एस्बेस्टस हम जानते हैं कैसा है, ये अधात्विक प्राकृतिक खनिज रेशा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 55, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने, मोरे ने, टी.डी. डिक्सन ने, जे.टी. डिक्सन ने या फिर जॉर्ज आर्टेमिस ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विलियम हेनरी पार्किन ने 1856 में क्या किया था? संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 56, बोलिनी ऊन को क्या कहते हैं? मेरिनो का ऊन, पैसम का ऊन, सहतस का ऊन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरिनो ऊन को ही बोलिनी ऊन के नाम से जाना जाता है। ओके, स्पेन देश में सबसे पहले जो स्पेन देश में सबसे पहले इसको 13वीं शताब्दी में खोजा गया, मतलब प्रयोग किया गया था, यूज़ किया गया था। ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब गीली अवस्था में होती है। मतलब जब गीली अवस्था में ऊन होती है तो 20% मजबूती खो देती है, 50%, 30% या फिर 40% आपको ये यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखो सच बताऊँ तो किताबों में तो 20 या 30% दिया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 40% माना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आयोग के हिसाब से जाऊँगी, और ये 2016 का जो है पेपर। और रेयॉन, यहीं पर अगर रेयॉन पूछा जाए, रेयॉन जो है ये 25 से 30% तक मजबूती खो देता है, 25 से 30% तक मजबूती को खो देता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 58, डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं? फ्लेक्स के रेशे, प्रोटीन के रेशे, नायलॉन के रेशे या फिर रेयॉन के रेशे, ठीक है। तो डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं? फ्लेक्स रेशे, प्रोटीन रेशे या फिर नायलॉन रेशे या फिर रेयॉन रेशे। तो मतलब बालों में होगा क्या? प्रोटीन, कैरोटीन, और ऊन में भी आपके यही रेशे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, ऊन में भी प्रोटीन होता है आपके। तो ये आपके प्रोटीन रेशे जो होते हैं बाल के जलने जैसी बदबू यहाँ पर देते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 59, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड के डैश के रूप में जाना जाता है? हैंक है, पाउंड है, ठीक है, पाउंड है, नंबर 1 है या फिर काउंट 2 है। तो ये आपका 840 यार्ड के नाम से हम हैंक को जानते हैं, आप सभी ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन है 60, सूत से बुना प्लेन रेशा क्या कहलाता है? सीफॉन है, क्रीप है, कैलिको है या फिर जॉर्जेट। तो सूत से बुना जो होता है प्लेन रेशा वो कहलाता है आपका कैलिको, ठीक है, कैलिको कहलाता है। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 61, डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? कार्डिंग में, बेलिंग में, स्लिबरिंग में या फिर कॉम्बिंग में। तो कॉम्बिंग में तो आप जानते हो समानांतर किया जाता है, स्लिबरिंग में पोनियाँ बना दी जाती हैं, बेलिंग और कार्डिंग। तो डैश चरण में सूत जो है कताई के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जब पोनी बनाते हैं ना, स्लिबरिंग, तो यहीं पर जो है ये कताई के लिए तैयार हो जाता है। बेलिंग का मतलब होता है गांठ बनाना, ठीक है, गट्ठर बनाना। ओके, क्लियर हुआ? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर कार्डिंग के विषय में बता ही चुके हैं। क्वेश्चन है 62, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती? फेल्टिंग है, संरचना है, सिकुड़न है या कैरोटिन है। तो इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की जो विशेषता है वो आपकी फेल्टिंग कहलाती है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 63, ढाका मसलिन
बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं? जामदानी, चंदेरी, बालूचर या फिर बूटियाँ। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के साथ जानी जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका जामदानी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जामदानी के नाम से ये जानी जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है? दिल्ली है, बम्बई है, गोवा है या फिर लखनऊ है? तो डैश चिकनकारी कला का जो उद्भव केंद्र है तो ये कौन सा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर फिर 65, साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है? बेसन, चावल, ज्वार या फिर बाजरा? तो साबुन जो बनाने के लिए अगर नॉर्मली जो चीज़ यूज़ होती है घर में भी प्रयोग की जाती है, बेसन। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 66, एस्बेस्टस डैश रेशे हैं? खनिज रेशे, प्राकृतिक रेशे, थर्मोप्लास्टिक रेशे या फिर नॉन थर्मोप्लास्टिक रेशे? तो एस्बेस्टस खनिज रेशा है, हम सभी जानते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे धात्विक क्षार रेशों के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन है 67, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है? जंगली जो रेशम होता है सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है। मतलब यहाँ पर कहना ये चाहा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि जो जंगली रेशम होता है, ठीक है, जंगली रेशम कैसा होता है? स्वनिर्मित होता है। और उत्पादित रेशम कौन सा होता है? जो हम सेरीकल्चर विधि से करते हैं, मतलब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके जो करते हैं। तो इन दोनों का अंतर आपसे पूछा जाता है कि जंगली रेशम जो नॉर्मल जो रेशम होता है जो उत्पादित किया जाता है उससे भिन्न होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र में। तो ये बात सत्य है, क्योंकि भाई जंगली रेशम जो होता है उसमें कोई भी तरीके की केयर वगैरह तो होती नहीं है, अपने हिसाब से वो पलता है, बढ़ता है रेशम का कीट। लेकिन जो हमारे उत्पादित रेशम होते हैं, जिसको हम लपेटा हुआ रेशम या फिर स्पन यार्न के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं? सोचे समझे प्लान किए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो इनसे अच्छे होते हैं और जंगली रेशम थोड़े क्वालिटी में ख़राब होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 68, इंटरलैसिंग धागों के बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिज़ाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है? धागे का, रेशे का, वस्त्र का या फिर यहाँ पर होगा बुनाई का? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बुनाई का। जैसा मतलब यहाँ पर दिया क्या है? इंटरलैसिंग धागों के ताने और बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिज़ाइन के अनुसार ही क्या होता है? बुनाई का नाम हम रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया रिब बुनाई में क्या होता है? ताना प्रधान होता है, बाना अलग होता है, तो उसको हमने बाना पतला होता है तो हमने उसको रिब बुनाई कह दिया। ऐसे हमने बास्केट में क्या बताया कि ताना बाना लगभग एक समान होते हैं। ठीक है, तो वो उसे बास्केट नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? बुनाई का नाम उसी बेस पर रखा जाता है। क्वेश्चन है 69, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त है? नेपिंग शब्द, बेटिंग शब्द, मोयरिंग शब्द या फिर ग्लेजिंग शब्द? तो डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे हमने अभी बताया था वेटिंग कहते हैं। ओके, मोयरिंग तो परिसज्जा है जो ताप के द्वारा दी जाती है। ठीक, ग्लेजिंग की बात हो चुकी है। नेपिंग में रोए उठाए जाते हैं, फलालेन की तरह से तैयार होता है। क्वेश्चन है 70, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? बीज, तने, पौधा या लीलन पर? तो रिपलिंग का प्रोसेस हम जानते हैं, रिपलिंग हो गया, रेटिंग हो गया, स्कचिंग हो गया, हैकलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें लीलन पर होती हैं। क्वेश्चन है 71, डैश ऊष्मा का कुचालक है? सूत है, रेशम है, लीलन है या फिर रेयॉन है? तो इनमें से ऊष्मा का कुचालक कौन सा है आपको ये जो है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका रेशम। ठीक है, रेशम क्या है? रेशम ऊष्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकता। आप इस पर ढंग से प्रेस तक नहीं कर सकते हो, चिपक जाएगा, है ना, बहुत हल्की प्रेस लगती है। सूत और लीलन और जो रेयॉन है इस पर ये सुचालक हैं। क्वेश्चन है 72, पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पादित की जाती हैं? पैटनी, टाई एंड डाई, हिमरस या ब्लॉक डाई? तो पटोला साड़ियाँ जो होती हैं किसके द्वारा जो है बनाई जाती हैं ये बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, टाई एंड डाई विधि से ही पटोला साड़ियाँ जो है बनती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर सर्फ एक डैश है? डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है या बशा है? तो सर्फ क्या है? एक यहाँ पर डिटर्जेंट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम जल्दी से सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं, 1 घंटे से ऊपर क्लास होने वाली है। 74 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 74 क्वेश्चन है। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश भी कहते हैं? हेरिंग बोन, पश्मीना, फेरीडा या फिर कशीदा? तो कशीदाकारी। ठीक है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी को हम कशीदाकारी के नाम से जानते हैं। अली बाबा ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, पश्मीना शॉल क्या है? ये कपड़ा हरकस बकरी से तैयार बनाई जाती है, बहुत ही बढ़िया शॉल होती है। ओके, हेरिंग बोन एक टाँका है जिसका विभिन्न कढ़ाइयों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 75, एक वस्त्र
का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ क्या है? रेखा है, रंग है, संरचना है या फिर रूपरेखा है? तो एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से जो दिखने वाली चीज़ मानी जाती है वो उसकी क्या होती है? रूपरेखा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हमने 75 प्रश्न कर लिए हैं सॉल्व। ओके, सबसे 75 कर लिए हैं। अभी इसमें आपके कितने क्वेश्चन है मैं देख लेती हूँ एक बार। काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, सीरीज़ में 100 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन इधर की क्लास में बच रहे हैं और 75 क्वेश्चन आज की क्लास में कर दिया। हालांकि मैराथन कराने को थी, लेकिन मुझे भी चीज़ थोड़ी बड़ी बेटी की मैंने बताई थी, तबीयत सही नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा टाइम को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो हम इससे ज़्यादा बड़ी क्लास आपको 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे चीज़ें अगर सही, अगर पेपर आगे बढ़ता है तब तो हम बिल्कुल ही सब कुछ, बिल्कुल प्रॉमिस है, मैं कोशिश करके सब कुछ करा दूँगी, आप जो भी कहोगे। लेकिन अगर पेपर इसी डेट को होता है तो चीज़ें थोड़ी मेरे हाथ में नहीं है अभी। तो हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। हम बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपकी पूरी जो भी PYQ है टेक्सटाइल के वो निपट जाए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। उसके बाद हम कोशिश रहेगी आपका सभी PYQ करा दें, और चाहे ज़्यादा हम कुछ करा पाएँ या नहीं करा पाएँ अभी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।